नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है पेपर नंबर 2 और मैंने ट्राई किया था कि इस पेपर से ही पढ़ाया जाए, लेकिन जब भी इसको जूम करते हैं, देखो अब बहुत ज़्यादा छोटा है। यदि इस छोटे छोटे से पढ़ाएंगे तो आपको देखने में दिक्कत होती है। अब मैं जैसे ही इसको जूम करूँगा तो ये जूम आउट से फटने लगता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने ट्राई भी किया था, लगभग आधी वीडियो के आसपास इसे समझाया पूरा कि कौन सा दुर्ग कैसे है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे शुक्र नीति का किला कैसे है, तो यहाँ पे हो नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने क्या किया कि इसकी पीपीटी बनवाई है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए कि ये यहाँ पे थोड़ा देर से आया है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जितने पेपर हो सकते हैं मैं करवा दूँ। पूरे पेपर हो ना हो इसके लिए मैं आपको वादा नहीं कर सकता, लेकिन जितने मैक्सिमम पेपर हो सकता है करवाऊँगा, क्योंकि मेरा खुद का भी केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम है, तो इसलिए यहाँ पे पेपर्स नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ड्यूरेशन का दिक्कत पड़ता है और स्कूल में भी जाना पड़ता है, स्कूल में टीचिंग कराने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो चलिए सीधे चलते हैं पीपीटी के ऊपर और वहाँ से आपको इन क्वेश्चनों को मैंने टाइप करा लिया, अच्छे से दिखेंगे वहाँ पे। वो सारे के सारे यही पेपर हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे दिख रहा है एजुकेशन, इसके ही सारे पेपर हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 जीके जीएस का, राजस्थान पुलिस एसआई के लिए। देखिए वो सारा का सारा पेपर वही है, यहाँ पे टाइप करवा दिया है। शुक्र नीति में किलो या दुर्गों के कितने भेद बताएं, यानी शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के किले हैं यह आपको बताना है। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के किले बताए गए हैं। कौन कौन से 9 किले हैं? वो है एरण दुर्ग, पारिख दुर्ग, वन दुर्ग, पारिद दुर्ग, धनु दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। पारिख और पारिद दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौटिल्य के अनुसार, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, कौटिल्य के अनुसार, इसके अनुसार भी पूछ सकता है। तो कितने प्रकार के दुर्ग है? कौटिल्य के अनुसार टोटल 4 टाइप के दुर्ग हैं, 4 टाइप के। ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अलावा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है? देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कितने किले शामिल है टोटल। जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है उसमें टोटल 6 किले शामिल हैं। एक ट्रिक भी होती है, चीकू, गाजर, आम। तो ची से चित्तो, ये लिख देता हूँ, चीकू, गाजर, आम, ये एक ट्रिक है इन 6 के 6 किलो को याद करने के लिए। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जैसे यहाँ पे सॉरी, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, और यहाँ से रह से रणथंबोर, आम से आमेर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर और आमेर, ये 6 किले हैं यहाँ पे। तो कौन सा किला इसमें शामिल नहीं है? तो जिसका राइट आंसर होगा वो मेहरानगढ़ शामिल नहीं है। अब देखिए इन 6 किलो को कब शामिल किया गया? 2013 में, ये भी ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बनेगा, ये ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि 2013 में राजस्थान के कुछ किलो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। दूसरा 6 किलो को शामिल किया गया, किलो के नाम दे देगा और आपको पूछेगा इनमें से गलत बताइए। ऐसे 4 स्टेटमेंट देगा, इतना सरल क्वेश्चन नहीं देगा आरपीएससी द्वारा। सरल क्वेश्चन 5 से लेकर 10 क्वेश्चन मैक्सिमम सरल आते हैं, इससे ज़्यादा सरल यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आरपीएससी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे असत्य बताना है, दोनों में से कौन सा असत्य है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 द्वार बने हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें प्रवेश के लिए 7 द्वार हैं, जो क्रम से पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडन पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। देखिए मैक्सिमम जितने भी हैं वो भगवान के नाम पे हैं, जैसे राम और लक्ष्मण, हनुमान, 3 तो आपको ये याद रखने हैं। 7 किले जिसमें 3 हो गए, राम, लक्ष्मण, हनुमान। चौथा हो गया गणेश, उसके बाद पाडन पोल और जोडन पोल, और एक है भैरव पोल। देखो दोबारा से सुन लो, राम, लक्ष्मण, हनुमान, भैरव, गणेश, 5 तो हो गए, और पाडन और जोडन, तो ये सारे के सारे 7 के 7 हो चुके हैं। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जयमल की छतरी 4 खंभों की है। देखिए ये इसने बात गलत कह दी है। जो जयमल की छतरी है वो है 16 खंभों की, 16 खंभों की जयमल की छतरी है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जो 4 खंभों की छतरी है वो किन की है? कल्ला जी की, जिन्हें मेवाड़ में कल्ला जी महाराज के नाम से पूजा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो 16 खंभों की छतरी जयमल की है, जबकि 4 खंभों की छतरी इसकी है, कल्ला जी की है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, तो केवल 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। इन जो चारों दुर्ग दे रखे हैं, इन चारों दुर्गों का यहाँ पे स्टेटमेंट देगा कि इस संत की दरगाह इसमें है, इस संत की दरगाह इसमें है, इसकी इसमें है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। तो जो मीठे शाह की दरगाह है वो यहाँ पे गागरोन दुर्ग में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अब अजमेर दुर्ग में किसकी यहाँ पे
जो मज़ार है या दरगाह है वो स्थित है, आपको याद रखना है। जो सूफी संत मीरा साहब है उसकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर के दुर्ग यानी तारागढ़ दुर्ग में मीरा साहब की दरगाह है, इसमें स्थित है। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग। अब जालोर दुर्ग में किसकी यहाँ पे दरगाह है? संत मलिक शाह की, संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है। यह है रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर लिखा है यहाँ पे, तो टाइपिंग एरर हो सकता है थोड़ा बहुत क्योंकि जल्दी जल्दी पीपीटी बनाई गई, टाइम कम बचा है आपके पास में एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग में किसकी है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। आपको इन चारों को याद कर लेना है। अजमेर दुर्ग मीरा साहब की दरगाह, जालोर दुर्ग मलिक शाह की दरगाह, रणथंभौर दुर्ग पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गागरोन दुर्ग सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है। ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा गलत कौन सा है, तो आपको ये ऐसे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अपने 2.5 शाखे के लिए विश्वविख्यात है? यानी कौन सा किला जिसमें 2.5 शाखे हुए? देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। जैसलमेर जिला में जैसलमेर किला है, यानी उसे सोनारगढ़ किला बोलते हैं, उसमें 2.5 शाखे हुई है। देखो शाखा क्या होता है, उसमें क्या होता है? केसरिया प्लस जौहर होता है, वो क्या कहलाता है? वो शाखा कहलाता है। यहाँ पे शाखा क्या कहलाता है? केसरिया प्लस जौहर। अब क्या हुआ, पहले शाखे में केसरिया और जौहर दोनों हुए, दूसरे में भी दोनों हुए, जबकि जो तीसरा शाखा होने जा रहा था तब वहाँ पे पुरुषों ने केसरिया किया, जौहर नहीं हो पाया, किसी भी कारण, जो भी कारण रहा वहाँ पे, तो वो क्या माना जाता है? वो आधा शाखा माना जाता है, जिसमें यहाँ पे केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान चांदी के गोले दागे गए? किस किले से यहाँ पे चांदी के गोले दागे गए? आपको पूरा जानना जरूरी है इसका, चांदी का गोला क्यों दागा गया, किसने दागा और किसके ऊपर दागा, क्योंकि ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टेटमेंट देगा, आरपीएससी स्टेटमेंट देती है। फिर से बता देता हूँ, देखिए जो चांदी के गोले दागे गए वो चूरू के किले से दागे गए। पहले स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। किसने दागे थे? ठाकुर शिव सिंह ने बीकानेर के महाराणा सूरत सिंह के ऊपर, क्योंकि बीकानेर महाराणा सूरत सिंह ने यहाँ पे हमला कर दिया था चूरू के किले में, तो यहाँ पे किसने दागे थे? चूरू के किले से ठाकुर शिव सिंह के द्वारा यह जो एक चांदी के गोले थे वो दागे गए थे। किसके ऊपर दागे गए थे? वर्सेस यहाँ पे लिख देता हूँ, बीकानेर महाराणा सूरत सिंह, ये इनका जब युद्ध हुआ था तब इन पे गोले दागे गए थे। कब दागे गए थे? यहाँ पे डेट भी लिख लो, अगस्त 1814 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हो। ये वाली पीडीएफ मिले ना मिले इसके लिए मैं एक्चुअली में सॉरी चाहता हूँ, लेकिन बुक की जो पीडीएफ अभी फर्स्ट में आपको दिखाई थी उसके साथ में आंसर्स भी होंगे, सारे के सारे डिटेल वाले, वो सारी प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ पे। नेक्स्ट है, पिछोला झील में स्थित जगमंदिर दिलखुश महल का निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया? देखिए जो पिछोला झील है वो उदयपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। वहां पे 2 चीजें हैं, जगमंदिर और जगनिवास। जो जगनिवास है महाराणा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो महाराणा जगत सिंह सेकंड है उसके द्वारा जगनिवास का निर्माण करवाया गया, और जो यहाँ पे जगमंदिर है वो महाराणा करण सिंह के द्वारा करवाया गया। जगमंदिर और दिलखुश महल का निर्माण महाराणा करण सिंह द्वारा करवाया गया। ये कंफ्यूज करके पूछता है, जगत सिंह दे दिया, जगमंदिर दे दिया, लेकिन जगनिवास जगत सिंह द्वारा, जगत सिंह सेकंड द्वारा, और जगमंदिर दिलखुश महल का निर्माण महाराणा करण सिंह के द्वारा करवाया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगठित का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ हवेलियां दे रखी हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे असंगठित चयन है, अवस्थित है, यानी कौन सी यहाँ पे गलत है। तो देखिए जो यहाँ पे पहली कौन सी है? सेठ जयदाल की हवेली कहाँ पे है? बिसाऊ में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो सेठ जयदयाल की हवेली है वो बिसाऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, सेठ लालचंद गोयंका की हवेली ढूंढलोद में स्थित है। ये ऐसे ही देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आरपीएससी के हिसाब से बनाया गया है कि 4 स्टेटमेंट दे देगा कि पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है, सेठ राधा कृष्ण और केसरदेव कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। बिसाऊ में जयदयाल की हवेली, लालचंद गोयंका की हवेली ढूंढलोद में, राधा कृष्ण और केसरदेव की हवेली मुकुंदगढ़ में है। तो यहाँ पे ये चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा।
जो गोरीलाल बियाणी की हवेली है वो कहाँ स्थित है? वो सीकर में स्थित है, झुंझुनू में स्थित नहीं है। झुंझुनू में कौन सी हवेली स्थित है यहाँ पे लिख देता हूँ। जो टीबड़ों की हवेली है, टीबड़े वाला हवेली, टीबड़े वाला हवेली, वो कहाँ पे स्थित है? वो झुंझुनू में, सॉरी हवेली, वो झुंझुनू में स्थित है। गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुज्जर प्रतिहार कला का उदाहरण नहीं है। तो ये जो चारों पांचों मंदिर दे रखे हैं या कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, उनमें से पूछ रहा है कि गुज्जर प्रतिहार शासकों द्वारा नहीं बनाया गया या उनके काल में नहीं बनाया, ऐसा उनसे संबंधित नहीं है। देखिए, जो है मगर मंडी माता का मंदिर निमाज में, बिल्कुल सही है, ये गुज्जर प्रतिहार शासकों के ये उदाहरण है। कौन सा? मगर मंडी माता मंदिर निमाज में। नेक्स्ट है यहाँ पे महानालेदेश्वर मंदिर मैनाल में। तो यहाँ पे जो ये मंदिर है ये यहाँ पे गलत है, जो गुर्जर प्रतिहार शैली का उदाहरण नहीं है। गुर्जर प्रतिहार शैली का उदाहरण क्यों नहीं है? क्योंकि यह जो महानालेदेश्वर मंदिर है वो यहाँ पे भूमिज शैली का उदाहरण है। जो ये मंदिर है उसका डिजाइन भूमिज शैली में बना हुआ है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट है ददीमाठा मंदिर गोट मांगलो, गुर्जर प्रतिहार शैली का उदाहरण है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, ये भी एक भूमिज शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पे माँ नालेदेश्वर मंदिर है वो भूमिज शैली का उदाहरण हो जाएगा। सॉरी, ये और बच चुके हैं जो गुर्जर प्रतिहार शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी को निम्नलिखित में से किस कला के विकास और प्रोत्साहन हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? देखिए, जो श्रीलाल जोशी है कहाँ के हैं? वो शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी हैं, भीलवाड़ा को। और जिन्हें पद्मश्री दिया गया, वो पद्मश्री कब दिया गया था? 2006 में। किस कला के लिए पद्मश्री दिया गया? उन्हें फड़ चित्रकला के लिए पद्मश्री दिया गया था। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य का चयन करें। तो यहाँ पे है बेवाण एक काष्ठ कला मंदिर है। तो यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही बात है, बेवाण लकड़ी का बनाया जाता है, जो काष्ठ का एक प्रकार का मंदिर होता है, जो सामने से खुला होता है और तीनों ओर से बंद होता है। जैसे आपने झांकियाँ निकलती देखेंगे वैसे ही बेवाण कला टाइप है। बेवाण कला मोलेला गांव की प्रसिद्ध है। नहीं, बेवाण कला चित्तौड़गढ़ के बस्सी की प्रसिद्ध है। यहाँ पे बेवाण कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी की प्रसिद्ध है। मोलेला की यहाँ पे प्रसिद्ध नहीं है, तो यहाँ पे एक गलत हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, असत्य कथन है। नेक्स्ट है, वस्त्र बनाने की बुनाई में चौड़ाई में फन्ने के आधार पर डाले तारों को किस नाम से जाना जाता है? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बाणों। मैं एक बात बता देता हूँ, जब भी आप घरों में देखते हो या आसपास में देखा होगा, जब भी यहाँ पे जो अपनी घर की स्त्रियां हैं वो दरी बनाती हैं, आसन बनाती हैं किसी भी फ्रेम के ऊपर, तो वहाँ पे तागे लगाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे तागे लगाती हैं, उन तागों को बाणों बोला जाता है। तागा लगाने के बाद यहाँ पे उनकी बुनाई की जाती है, कैसे भी कपड़े से की जाए, ऊन से की जाए, धीरे धीरे स्ट्रक्चर देके यहाँ पे आसन या दरी का निर्माण किया जाता है, उसे यहाँ पे बाणों बोला जाता है। और जिस पर सूत बोना जाता है, मान लो ये जो लोहे का फ्रेम है, कई जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है, उसका एग्जैक्ट राजस्थानी में नाम है बेजो या बेजको कहा जाता है उसको। यहाँ पे चारपाई पे लगाए गए तो उसको बेजको बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है, भोंडल की छपाई निम्नलिखित में से कहाँ की प्रसिद्ध है? जो यहाँ पे भोंडल है वो छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो भोंडल की छपाई है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। अब देखिए, भोंडल की छपाई क्या होती है कि छीप और अभ्रक से छपाई का कार्य किया जाता है। तो क्या होता है कि दूर से ही चमकने लगती है। अभ्रक आपने देखा होगा कि बजरी मान लीजिए, बजरी में यह चमकता हुआ कण आपको दिखता होगा। तो बजरी में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अभ्रक के होते हैं। तो यहाँ पे अभ्रक से छपाई की जाती है, किसकी? भोंडल की। तो दूर से चमकता है, वो जो भी छपाई करके वस्त्र बनाया जाता है, तो यहाँ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। भोंडल की छपाई अभ्रक से की जाती है, दूर से चमकता है, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जो यहाँ पे सुनहरी छपाई है वो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। एक याद रख लीजिए, सुनहरी छपाई किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हाथी दांत की अथवा रबर की छोटी चूड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा? हाथी दांत की जो चूड़ियाँ होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें यहाँ पर
बल्ला बोला जाता है, या कई कई जगह बिलिया भी इसका यूज किया जाता है हाथी दांत की चूड़ियों के लिए। देखिए जो कार्त्या होता है उसे कांच की चूड़ियों को कातरिया बोला जाता है। किसकी? कांच की चूड़ियों को, कांच की चूड़ियां कातरिया बोला जाता है। चूड़ो देखो, लाख की चूड़ियां होती हैं या हाथी दांत की भी या नारियल की चूड़ियां बनी जाती हैं, उन्हें चूड़ो बोलते हैं। लाखोलिया, लाखोलिया क्या होता है कि लाख की छोटी छोटी अंगूठियां बनाई जाती हैं, उन्हें लाखोलिया बोला जाता है। तो हाथी दांत का या तो चूड़ा बनेगा या बल्ला बनेगा। तो जो रबड़ की चूड़ियां, छोटी चूड़ियां और हाथी दांत की होती हैं उन्हें बिलिया या बल्ला बोला जाता है। सीधा सीधा है। नेक्स्ट है नागौर जिले का बू नरावता। जो बू नरावता गांव है वो किस हस्तशिल्प कला के लिए विश्व विख्यात है? इस गांव में ऐसा क्या बनता है कि ये पूरा विश्व विख्यात है? नागौर जिले का बू नरावता गांव। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी का काम होता है, मिट्टी के खिलौने बनते हैं, मिट्टी की कलाकृतियां बनती हैं, यहाँ पे गुलदस्ते बनते हैं, गमले बनते हैं, पक्षियों की कलाकृति बनती है। इसके लिए यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नागौर का बू नरावता गाँव मिट्टी के खिलौने और अन्य कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है, खादी ग्रामोद्योग आयोग और किस संस्थान के संयुक्त प्रयास से सांगानेर में हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई? जो खादी ग्राम उद्योग है उसमें किसकी सहायता ली गई थी? सीधी बात ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से यहाँ पे खादी जो ग्राम उद्योग है उनको क्या किया गया? विकास किया गया या स्थापना की गई। सीधी सीधी बात है। खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि का फंड की घोषणा की गई है? यानी कि जो थार का रेगिस्तान है वहां पर विकास किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कितना राशि आवंटन की गई है? तो इसका राइट आंसर है 150 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। जो थार क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, उसको विकास करने के लिए। नेक्स्ट है, मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल किस महाराणा के काल को माना जाता है? यानी कौन सा महाराणा था जब चित्रकला का स्वर्णकाल चल रहा था? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के जो काल को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। और यहाँ पे प्रसिद्ध चित्रकार यहाँ के कौन है? नाम है, क्या नाम है? हाँ, साहिबदीन क्या यहाँ पे प्रसिद्ध चित्रकार हैं महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ चित्रशैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किस विद्वान को दिया जाता है देवगढ़ चित्रशैली? देखिए जो देवगढ़ चित्रशैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। इसका राइट आंसर है श्रीधर अंधारे। नेक्स्ट है, मारवाड़ चित्रकला में किस चित्रकार द्वारा चित्र में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है? जो मारवाड़ की चित्रकला है, ऐसा कौन सा पेंटर है जिसने स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया है? जो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शिवदास के द्वारा क्या किया गया है? जब भी वहाँ पे महिलाओं के चित्र बनाए गए तो मैक्सिमम उन्होंने क्या किया? हुक्का पीते हुए स्त्री को चित्र बना दिया। तो वहाँ पे इसका नाम आ गया, शिवदास ने हुक्का पीते हुए स्त्री का चित्र का क्या किया? चित्रण किया गया है। और अभय सिंह नृत्य करते हुए का चित्र भी बनाया है। किसने बनाया है? यहाँ पे क्या नाम था उनका? डालचंद के द्वारा अभय सिंह, जो महाराजा अभय सिंह है, उनका जो नृत्य करता हुआ उनका चित्र भी यहाँ पे बना दिया है, पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में चित्रों में नारंगी व हरे रंग का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ये जो बूंदी वाली शैली है, बूंदी वाली चित्र शैली है, उसमें यहाँ पे नारंगी और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। जो मारवाड़ की चित्र शैली है उसमें लाल पीले रंग का प्रयोग किया गया है, लाल पीले रंग का प्रयोग किया गया है। उदयपुर चित्र शैली है उसमें चटकीले रंग का प्रयोग किया गया है, चटकीले रंग का प्रयोग किया गया है। उनियारा चित्र शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया गया है इसमें। देखिए जो ये टेस्ट सीरीज है क्वालिटी एजुकेशन की, अच्छी है, मैं इसे मना नहीं कर रहा, अच्छी नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छी किसकी है? जो श्रीमेक एकेडमी की है। जो पहला टेस्ट करवाया श्रीमेक एकेडमी का था, उसमें आपने क्वेश्चनों का लेवल भी देखा होगा, आरपीएससी लेवल के सारे ही क्वेश्चन है उसमें, स्टेटमेंट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थानी साहित्य में गद्य पद में लिखी गई तुकांत रचनाएं क्या कहलाती हैं? जो गद्य और पद दोनों शामिल होते हैं, उन तुकांत कविताओं को क्या कहा जाता है?
उन्हें उन कविता को दवावैत कहा जाता है जिन्हें गद्य और पद दोनों में लिखा गया हो और तुकांत रचनाएं यानी तुक के द्वारा लिखी गई हो, वे रचनाएं दवावेत कहलाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा करमचंद वतोस्कीर्तम काव्यम की रचना की गई है? तो जो एक करमचंद वतोस्कीर्तम काव्यम की रचना है वो यहाँ पे जयसोम द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा जयसोम द्वारा करमचंद्र वतोस्कीर्तम काव्यम की रचना की गई है। और मुनोत नैन्सी द्वारा नैन्सी री ख्यात, आप सभी को पता है ये तो नैन्सी री ख्यात की रचना की गई है। किसके द्वारा? मुनोत नैन्सी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर रचनाकार दे रखा है, साथ में किसने रचा है यानी उसकी रचना दे रखी है और रचनाकार दे रखा है। इनमें से गलत बताना है, कौन सा गलत है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो पहले नहीं बताऊंगा, पहले आपको सारा ऑप्शन दिखाऊंगा। यहाँ पे जो 24 क्वेश्चन है, रणमल छंद श्रीधर व्यास द्वारा कौन सा रचना की गई है? रणमल छंद, बिल्कुल सही बात है। छत्रपति रासो, क्या दे रखा है यहाँ पे? दलपति विजय, नहीं ये गलत है। जो कवि काशी छंगाणी है उनके द्वारा छत्रपति रासो लिखा गया है। छत्रपति रासो यहाँ पे लिख देता हूँ, छत्रपति रासो किसने लिखा है? काशी छंगाणी ने। काशी छंगाणी द्वारा छत्रपति रासो लिखा गया है। जबकि यहाँ पे दलपति विजय है, उन्होंने क्या लिखा है? खुमाण रासो। ये यहाँ पे कवि लगा देता हूँ, ये थोड़ा। दलपति विजय द्वारा कौन सा रासो लिखा गया है? खुमाण रासो। खुमाण रासो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। राव जेतसी रसंद बिट्टू सूजा द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। यानी कि देखो, किसी ने तो बोला है सोरसैनी अपभ्रंश है, नागर अपभ्रंश है, गुजरी अपभ्रंश है, सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है। जो राजस्थानी भाषा साहित्य है वो किस अपभ्रंश की उत्पत्ति है? तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, तो इनमें से आपको गलत मत का बताना है। तो देखिए, जो LP टेसिटोरी है उसने क्या बोला है कि सोरसैनी अपभ्रंश है। कौन सा? जो राजस्थानी भाषा है सोरसैनी अपभ्रंश से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है नागर अपभ्रंश। डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया ने बोला है कि यह नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है राजस्थानी भाषा की, बिल्कुल सही बात है। मोतीलाल मेनारिया ने क्या बोला है कि गुजरी अपभ्रंश है, बिल्कुल सही बात है। मोतीलाल मेनारिया और डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा भी यही बोला गया है कि यह गुजरी अपभ्रंश है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी सौरसैनी अपभ्रंश, सॉरी सौराष्ट्रीय अपभ्रंश नहीं, ये गलत है। जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है उन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे गुजरी अपभ्रंश है, जबकि यहाँ पे सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है वो सुनीता कुमार चटर्जी द्वारा बोला गया है। सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा बोला गया है कि यह सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये यहाँ पे असंगत है। नेक्स्ट है बिसलदेव रासो किस बोली की रचना है? देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन एक बात बता देता हूँ, जो बिसलदेव रासो है किसके द्वारा लिखा गया है? वो नरपति नाहले के द्वारा लिखा गया है। बिसलदेव रासो नरपति नाल्हे के द्वारा इसे लिखा गया है। तो इसकी बोली में देखो, ये पूछता कि यह पश्चिमी वाली है या पूर्वी वाली, तो ये सीधा सीधा बता देते, लेकिन ढूंढाड़ी गोडवाड़ी हाड़ौती और अहिरवाटी हाड़ौती और गोडवाड़ी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसलिए मुझे भी इसका आंसर सही ढंग से नहीं मिला, उस बुक में भी थोड़ा ठीक नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली ढूंढाड़ी, मेवाती और हाड़ौती का मिश्रण है? देखिए, जो यहाँ पे भीलवाड़ा है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी के आसपास के कुछ क्षेत्रों में इन तीनों के मिश्रण की बोलियां बोली जाती हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन बोलियों को, यदि इन तीनों बोलियों को आपस में मिला दिया जाए, कुछ शब्द इसके, कुछ इसके, कुछ इसके, तो उसे खैराड़ी बोली बोला जाता है। ये कहाँ पे बोली जाती है? मुख्यतः शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में ये बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। पहले पुस्तक दे रखी है कि इन्होंने ये रचना की, बाद में कवि का नाम दे रखा है, रचनाकार का नाम, तो इनमें से असंगत यानी गलत के बारे में आपको बताना है। पहली है सोजती गेट, मणि मधुकर द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही बात है। जो सोजती गेट है वो मणि मधुकर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है
कठई की वह गो, कठई की वह गो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये है गोवर्धन सिंह शेखावत। गलत बात है। जो यहाँ पे कठई की वह गो है वो गोवर्धन सिंह शेखावत द्वारा नहीं, यहाँ पे तेज सिंह जोधा द्वारा, तेज सिंह जोधा द्वारा रचना की गई है इसकी। ये यहाँ पे कवि है यहाँ पे। जबकि गोवर्धन सिंह शेखावत है, उन्होंने क्या की गई है? गांव की यहाँ पे रचना, गांव नाम की एक रचना या कृति का निर्माण किया है। नेक्स्ट है बोले शरणाठो हरीश बादोनी द्वारा इसकी रचना की गई है। बिल्कुल सही बात है। उतरो है भाइयों मालचंद तिवारी द्वारा इसकी रचना की गई है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो ये दूसरा वाला गलत है। मैंने बता दिया है कि यह कठई ही वेगो तेज सिंह द्वारा लिखी गई है, जबकि गोवर्धन सिंह शेखावत द्वारा गांव की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की नहीं है? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये बिल्कुल आरपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। नीचे बस यही जोड़ना है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे पहली कृति दे रखी है कि प्रणन्योडी कंवारी, नहीं ये गलत है। यहाँ पे जो नथमल, यह कविता है वो नथमल जोशी की है, नथमल जोशी की कृति है ये। देखो नथमल जोशी ने कौन कौन सी गई है? आबे पटकी, धोरारी धोरी, एक बीन री रो बीन, ये नथमल जोशी की कृतियां हैं। जबकि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, उनके द्वारा लिखी गई है मूमल, बिल्कुल सही बात है, मांजल रात, के चकवारी बात और गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, ये उनके द्वारा लिखी गई है। अमोलोक वाता, ये भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा इनकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहागढ़ दुर्ग में लगे अष्ट दरवाजे को कौन से शासक जीतकर दिल्ली लेकर आए थे? कौन से शासक ने अष्ट धातु दरवाजा जीता था और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में लगवाया था? ये लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर में है। अष्ट धातु दरवाजे को किसने जीता था? महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा इसे क्या किया गया था? दिल्ली से जीता गया था। महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली से जीता गया। कब जीता गया था? 1765 ईस्वी में। यहाँ पे दिल्ली के साथ युद्ध किया था। उस टाइम का राजा कौन था थोड़ा याद नहीं आ रहा है। उस टाइम जवाहर सिंह ने किसके साथ युद्ध किया था कि अष्ट दरवाजा दिल्ली से उठा लाए थे? दिल्ली में पहले लगा हुआ था ये अष्ट दरवाजा। तो महाराजा जवाहर सिंह ने यहाँ पे 1765 में युद्ध किया, इसे लोहागढ़ भरतपुर में लेके आए और वहाँ पे से जो अष्ट धातु दरवाजा उसे लगा दिया। क्वेश्चन है अलवर के शासक विजय सिंह निम्नलिखित में से किस चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे? तो जो अलवर के विजय सिंह है वो बलदेव नाम के एक चित्रकार से क्या थे? सीखते थे चित्रकारिता। यानी कि सीधा सीधा आप मान सकते हो कि बलदेव चित्रकारिता में अलवर शासक विजय सिंह के क्या थे? गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जब भी कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त करता है, किसकी? राष्ट्रीय दल की, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनता है, तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं? तो इन कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करना है। यानी कि इनमें से कौन सा गलत है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि असत्य कथन नहीं है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। कई बार मेरे से मिस्टेक हो जाती है, तो आपसे तो आराम से हो सकती है, आप एग्जाम का प्रेशर वहाँ पे झेलोगे तब उस टाइम पे। तो यहाँ पे असत्य कथन नहीं है, मानी कि गलत कथन के बारे में आपको बताना है, सही कथन के बारे में बताना है कि इनमें से कौन से सही है। इन तीनों में से 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यदि कोई राजनीतिक दल लोकसभा में 2% स्थान जीतता है, यह सदस्य 2 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है कि 2% स्थान जीतता है किसमें? लोकसभा में, लेकिन 2 राज्य से नहीं, वो 3 राज्यों से चुने जाते हैं। जो यहाँ पे राज्य दे रखे हैं वहाँ पे सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे 2 गलत है, यहाँ पे 2 की जगह 3 होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यदि राजनीतिक दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल बनाया जा सकता है। यदि वो अप्लाई कर देते हो मुझे राष्ट्रीय दल बनाइए, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल आराम से उसे बना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्टेटमेंट है यदि राजनीतिक दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेते हैं और कम से कम 4 लोकसभा सीट जीत जाते हैं, तो क्या हो जाता है? उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वो अप्लाई करे तो। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही होगा। तो यहाँ पूछ रहा है असत्य कथन नहीं, मतलब कि सत्य है। तो यहाँ पे 2 और 3 सत्य कथन है, 2 कथन सत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल एवं उनके संस्थापक उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं और उनके पार्टियों के संस्थापक दे रखे हैं, इनमें से आपको गलत के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक है A.O. ह्यूम, बिल्कुल सही बात है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसे आप कांग्रेस के नाम से जानते हो इस टाइम पे, तो उनके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम, एलन ओक्टम ह्यूम इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसके कौन थे, कानराडा संगमा, ये गलत बात है। जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है उनके जो संस्थापक थे P.A. संगमा, P.A. संगमा इसके संस्थापक थे, किसके, नेशनल पीपुल्स पार्टी के। कब बनी थी, 2013 में ये बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन रहे, M.N. रॉय, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है M.N. रॉय। आम आदमी पार्टी के संस्थापक है अरविंद केजरीवाल, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दूसरा है जो गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी घुमा के दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे इसको C को सही करना है, क्योंकि 2 असत्य है, विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में टोटल 6 राजनीतिक दल हैं भारत के अंतर्गत। देखो, जिनमें से आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाजवाद पार्टी है, यह बात बिल्कुल सही। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो इसका राइट आंसर C होगा। जो यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो क्या है, अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी 6 के नाम आगे बताऊंगा, जो ये मॉडल पेपर है उसमें 6 के नाम आएंगे कि कौन कौन से 6 राजनीतिक दल हैं। 3 तो आप ध्यान रख लिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो और बता देता हूँ, नेशनल पीपुल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी वाली, ये नहीं है। यदि इसके कोष्टक में मार्क्सवादी लिखा होता तो वो क्या था, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम गठबंधन सरकार किस वर्ष बनी, यानी कि सबसे पहले गठबंधन की सरकार कौन से साल में बनी। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि जब सबसे पहले आम चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले भी एक मिलीजुली सरकार या गठबंधन की सरकार आप उसे मान सकते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद नहीं था। जब भी 1952 में आम चुनाव हुए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस सर्वप्रथम मत में आई, किससे, बहुमत से आराम से वहाँ पे जीत के आई। तो बाद में क्या हुआ कि 1969 में इंदिरा गांधी को अल्पमत की सरकार मिली, तब उन्होंने क्या किया, गठबंधन किया। CPI और DMK और इनके अलावा कुछ दलों से गठबंधन करके सरकार बनाई थी। कब बनाई थी, 1969 में। किसने बनाई थी, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई थी उस टाइम पे गठबंधन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गठबंधन राजनीति की विशेषता नहीं है। तो गठबंधन, देखो ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है क्योंकि स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें। गठबंधन कुछ प्राप्तियों, वस्तुओं अथवा मानस के आधार पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, गठबंधन समायोजन का लक्ष्य सत्ता प्राप्त नहीं है। नहीं, गठबंधन का ही जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि सत्ता प्राप्ति हो सके। सत्ता प्राप्ति मतलब जो NDA है, NDA सरकार है, फिलहाल में हमारे पास में NDA सरकार है, ना कि BJP सरकार। कुछ लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, NDA सरकार है वो भी एक गठबंधन की सरकार है, जिसमें BJP पहले, वहाँ पे जो शिवसेना थी वो थी, उसके साथ में अकाली दल था, ऐसे कुछ दल थे। लेकिन कुछ समय से शिवसेना और अकाली दल वहाँ से बाहर हो चुके हैं। तो NDA में कुछ यानी कि कुछ पार्टियां मिलकर NDA की सरकार चला ली है इस टाइम पे भारत सरकार में, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ पे सत्ता प्राप्ति करना है, ये यहाँ पे गलत हो चुका है। गठबंधन राजनीतिक स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होता है, बिल्कुल सही बात है। स्थिर नहीं होता है, गतिशील इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी पार्टी जो गठबंधन बनाई है वो मुख्य पार्टी से अलग हो सकती है। गठबंधन राजनीति का आधार ही समझौता होता है। वहाँ पे समझौता कर दिया जाता है कि आपके इस विधायक को यहाँ पे मंत्री बनाया जाएगा या फिर इस लोकसभा सांसद को क्या किया जाएगा, यहाँ पे ऊंची पोस्ट पे रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, ये होगा। गठबंधन से क्या किया जाता है, सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, इनके बारे में बताना है कि असत्य कथन है यानी गलत के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पहला है कि हैदराबाद का विलय पुलिस कार्यवाही द्वारा किया गया। सही बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो हैदराबाद का भारत में विलय किया, यानी जिस टाइम पे इंडिया नहीं बना था, अलग अलग देशी रियासतों में बटा हुआ था और ब्रिटिश प्रांतों में, तब क्या किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही
का रूप देकर क्या किया था, उन्हें शामिल कर लिया था किसमें, भारत में। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया, सही बात है। हैदराबाद के निजाम नहीं मान रहे थे कि भारत में हम विलय होंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे, ऐसा कुछ था। जबकि जूनागढ़ में जनमत संग्रह यानी जनता के द्वारा ही संग्रह करवाया गया कि आप भारत में मिलना चाहते हो या नहीं। तब जूनागढ़ गुजरात की एक रियासत हुआ करती थी, उस टाइम पे इसे क्या किया गया, भारत में विलय कर लिया गया जनमत संग्रह द्वारा। कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत सरकार में शामिल कर लिया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है कि कश्मीर के राजा का थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या किया था, जब पाकिस्तानी सेना कश्मीर के ऊपर अटैक करती है किसमें, कबीलों के रूप में, तब उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा था। तो उस पत्र के माध्यम से कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया था। तो असत्य कथन के बारे में, तो ये सारे के सारे सत्य कथन हैं, तो इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है। देखिए, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था कि अलग अलग मांगे उठ रही थी। कहाँ पे मांगे उठ रही थी, अलग अलग प्रांतों में। जैसे तमिल वाले बोल रहे थे कि हमारे लिए अलग भाषाई राज्य बनाओ, आंध्र वाले अलग बोल रहे थे। जितने भी आसपास के हिंदी भाषी क्षेत्र या नीचे दक्षिण में क्षेत्र थे, उनमें यही चर्चा चल रही थी कि अलग अलग राज्य भाषाई आधार पर राज्य बनाए जाएं। तो क्या किया गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और उनकी जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी, डॉक्टर फजल अली द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, 1953 में यह बना। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में की गई। और इसमें जो दो सदस्य और थे वो कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिकर इसमें शामिल थे। डॉक्टर फजल अली अध्यक्ष थे, यहाँ पे लिख देता हूँ अध्यक्ष। अब देखिए, ये 3 शामिल थे, जबकि पट्टाभी सीतारमैया इसमें शामिल नहीं था राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका राइट आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1953 में किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। देखिए, एक स्टेटमेंट सीधा सीधा ये बनता है कि सबसे पहला राज्य कौन था जो कि भाषा के आधार पर बना, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। कौन सी भाषा थी, तो तेलुगु भाषा के आधार पर किसका गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य व उनके गठन वर्ष से संबंधित असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको यहाँ पे डेट्स में बताना कि किस डेट्स में यहाँ पे गलती है, कौन से राज्य की डेट में। तो पहला दे रखा है नागालैंड 1968, ये बिल्कुल गलत है। तो जो नागालैंड था वो 1963 में बना था। भारत का जो 16वां राज्य के रूप में गठित हुआ था कौन, नागालैंड 16वां राज्य। कहाँ से इसे बनाया गया, नागा पहाड़ियों से और असम का कुछ भाग लेकर इसे नागालैंड के रूप में दर्जा दिया गया। मेघालय 1972 में बना, बिल्कुल सही है। मिजोरम 1987 में बना, झारखंड 2000 में बना। ये तीनों के तीनों सही है, जबकि नागालैंड यहाँ पे गलत है। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अभी जो ऊपर आया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग, उसकी सिफारिश थी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं, जबकि लास्ट में फाइनल कंक्लूजन निकल के आया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया गया। ऊपर बता दिया 16वां राज्य नागालैंड बना, उससे पहले 15वां राज्य कौन बना था, गुजरात बना था। तो गुजरात किस वर्ष राज्य बना था, तो जिसका राइट आंसर होगा बी, 1960 में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया गया था। तो इस जो गुजरात बना था वो किससे अलग होकर बना था, महाराष्ट्र से। देखो, महाराष्ट्र में 2 प्रकार के गुटों का विवाद चल रहा था। एक तो थे मराठी लोग अपने लिए अलग राज्य की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे, महाराष्ट्र, जिसके लिए महाराष्ट्र बनाया गया। ये पहले बम्बई था, बम्बई को तोड़कर क्या बनाया गया, गुजरात प्लस महाराष्ट्र। बम्बई क्या था, पहले राज्य था, बम्बई को तोड़कर क्या बनाया गया, महाराष्ट्र। वहाँ पे मराठी भाषा चली, जबकि वहाँ दूसरा बना गुजरात। तो गुजरात में क्या था, गुजरात में यहाँ पे गुजराती भाषा का वर्चस्व था, इसलिए दोनों को अलग अलग करके सेपरेट राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 हुए, उस समय भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां थी। तो सबसे पहले चुनाव कब हुए, अगस्त 1952 में, या जुलाई अगस्त 1952 में, ऐसे मान लीजिए। तो उस टाइम पे कितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी। देखिए, उस टाइम पे भारत में 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी। तो यहाँ पे है राष्ट्रीय पार्टी कितनी थी, 14 थी। जबकि वहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टी थी वो कितनी क्षेत्रीय पार्टी थी, ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट देकर। क्षेत्रीय पार्टियाँ, तो क्षेत्रीय पार्टियाँ थी 39, यानी 39 पार्टियाँ क्षेत्रीय थी, जबकि 14 राष्ट्रीय पार्टियाँ थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो आपको इनमें से गलत के बारे में बताना है
कि किस प्रदेश का नाम बदलकर ये कर दिया गया था? तो यह है 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, संयुक्त प्रांत था, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यदि कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो उसका पुराना नाम है संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, मैसूर का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैसूर का नाम बदलकर नहीं, मद्रास का नाम बदलकर, मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु कर दिया गया था। नेक्स्ट है, उत्तरांचल 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। बिल्कुल सही है। और उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया 2011 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर बी होगा, ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर कितने राज्य व संघ शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी? देखिए, 16 राज्य व 3 के केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी। ये यहाँ पे राइट आंसर है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया पिछले क्वेश्चन में। लेकिन फाइनल कितने बने? फाइनल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने? फाइनली वहाँ पे 14 राज्य में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित 6 यूटी 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे फाइनली। ध्यान रखना है फाइनल स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 1987 में भारतीय संघ में शामिल नहीं किया गया? तो इनमें से कौन सा था तब तक 1987 में ये राज्य बनकर नहीं आया था? ऐसे मान लीजिए सीधा सीधा। देखिए, जो 1987 था उसमें 23, 24 और 25वें नंबर के राज्यों का गठन किया गया। आप इनमें से कोई भी मान सकते हो। 1987 में 23, 24 और 25वें नंबर के राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन से 23, 24, 25वें नंबर के? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। यहाँ पे मिजो, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन किया गया था 1987 में। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। जबकि यहाँ पे मणिपुर का यहाँ पे गठन उस टाइम पे नहीं किया गया था 1987 के भारतीय संघ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? अब पहले क्लियर कर चुका है कि भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है कांग्रेस, तीसरी है बहुजन समाजवादी पार्टी, चौथी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और वो को है मार्क्सवादी। जबकि मार्क्सवादी वहाँ पे ना लिखा हो तो वह पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। पार्टी तो है लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। पांचवा है नेशनल पीपुल्स पार्टी और छठी है आम आदमी पार्टी, आम आदमी। ये 6 के 6 पार्टियां हैं। यहाँ पे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 6 पार्टी हैं, आपको मैंने बता दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय भाषा से संबंधित JVP समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो प्रांतीय भाषा समिति थी उसका मतलब क्या था कि प्रांतों में आंदोलन चलने लग गए कि हमारी भाषा के आधार पर एक नया प्रांत बनाओ। वो उत्तर दक्षिण सभी तरफ, यानी दक्षिण में सबसे ज़्यादा प्रचलन में आए कि जैसे तेलुगु वाले अलग, तमिल वाले अलग, आंध्रा वाले अलग, कन्नड़ भाषा वाले अलग बोलने लगे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, हमारा कन्नड़ राज्य बनाओ, हमारा आंध्र राज्य बनाओ। और नीचे मराठी वाले अलग से अपना पुरजोर विरोध करने लग गए कि हमारा नया राज्य बनाया जाए। तो इसलिए एक क्या किया गया, एक समिति गठन की गई, JPV समिति। तो इस समिति में क्या थे, कौन कौन सदस्य थे, कब बनी ये समिति, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे JPV समिति है 1948 में बनी, 1948 दिसंबर 1948 में इसे बनाया गया, प्रांतीय समिति भाषा के आधार पर JPV समिति को। इसमें कौन कौन सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये इसमें शामिल थे। JPV समिति ने कहा कि अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी कि औपचारिक रूप से ऐसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ऐसे भाषा के आधार पर, इससे और ज़्यादा दंगे भड़क सकते हैं किसमें, भारत में, कि सब के सब बोलने लग जाएंगे हमारे भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाओ। तो इसने रिपोर्ट कब दी, पूछ सकता है रिपोर्ट। देखो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि RPSC डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है तो रिपोर्ट के बारे में पूछ सकता है कि रिपोर्ट दी गई अप्रैल 1949 को, अप्रैल 1949 को रिपोर्ट दी गई। तेज बहादुर सप्रू इसमें शामिल नहीं थे, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? देखिए, वर्तमान में जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो
राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसमें से ये समाजवादी पार्टी है, वो क्या है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना कब की गई? 1984 में। किसके द्वारा की गई 1984 में इसकी स्थापना? काशीराम द्वारा इसकी स्थापना की गई। काशीराम द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 1984 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के चुनाव चिन्ह में शामिल नहीं है? देखिए, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पार्टी है। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। 2 पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कोष्टक में मार्क्सवादी। मार्क्सवादी लोगों की पार्टी अलग से। तो इसमें कौन कौन से चीज़ें शामिल होते हैं? इसमें हथौड़ा, हसिया और तारा शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कुछ यहाँ पे झंडा होता है, उसमें हथौड़े का चिन्ह है, तारा बना हुआ है, यहाँ पे तारा बना हुआ है, हथौड़ा बना हुआ है और हसिया बना हुआ है, इस प्रकार का। तो ये क्या है? मार्क्सवादी पार्टी के चिन्ह है, हथौड़ा, हसिया और तारा, ये तीनों चीज़ें इसमें। लेकिन घड़ी नहीं है, किसमें? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के झंडे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में राष्ट्रीय दलों की संख्या सर्वाधिक थी? देखिए, जो राष्ट्रीय दलों की सर्वाधिक संख्या किसमें थी? जो पहले चुनाव हुआ है 1952 में, लोकसभा के आम चुनाव हुए, प्रथम चुनाव हुए, उसमें सबसे ज़्यादा क्या थी? वहाँ पे राष्ट्रीय दलों की संख्या थी। कितनी थी? 14 दल थे। 14 दल किसमें थे? प्रथम चुनाव में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी केरल की राज्य स्तरीय दल नहीं है? देखिए, यह आपको बताना चाहिए कि केरल में कितने राज्य स्तरीय दल हैं। केरल में हाल फिलहाल में 4 राज्य स्तरीय दल हैं। पहला दल है जनता दल, सेकुलरम, केरल कांग्रेस, लिख देता हूँ आपको, केरल पहला ये हो चुका है, केरल कांग्रेस, सेकंड है केरल कांग्रेस। उसके बाद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये तीसरा दल है। और जो चौथा दल है वो है रेवोल्यूशन सोसाइटी पार्टी। तो चौथा दल होगा रेवोल्यूशन सोसाइटी पार्टी। तो ये सारे के सारे दल हैं। और यहाँ पे पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस, ये केरल की पार्टी नहीं है, ये पार्टी है मणिपुर की। तो जो इसका राइट आंसर होगा सी, पीपल्स डेमोक्रेट्स अलायंस किसकी पार्टी है? मणिपुर की है, ना कि केरल की। आपको ये ध्यान रखना है, 4 पार्टियां केरल की राज्य स्तरीय दल हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई? यानी बीजेपी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वोटों से बहुमत के तौर पर किसकी पार्टी है? बीजेपी की। यानी एनडीए में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टी है बीजेपी, इसी ने एनडीए का गठबंधन कर रखा है। तो बीजेपी की स्थापना कब हुई? बीजेपी की स्थापना 1980 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में कौन सा दल अलग हो गया? देखिए, जो यहाँ पे एनडीए है उसमें इंपोर्टेंट पार्टी है बीजेपी, अभी आपको बताया। अब बीजेपी से कौन सा दल अलग हो गया है? देखिए, 2019 में शिवसेना अलग हो गया, 2019 में तो शिवसेना और 2020 में कौन अलग हो गया? अकाली दल अलग हो गया। तो यह कब का पूछ रहा है? 2020 का। तो इसका राइट आंसर होगा 2020 में अकाली दल एनडीए से अलग हो गया है। एनडीए का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे? बीजेपी के। किसके? बीजेपी की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जगत प्रकाश नड्डा। निम्नलिखित में से किस वर्ष नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना की गई? देखिए, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है उसकी स्थापना कब की गई? 2013 में। किसने की थी? पीए संगमा द्वारा इसकी स्थापना की गई। अभी थोड़ी देर पहले बताया, पीए संगमा द्वारा नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना की गई। कब की गई थी? 2013 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, रिक्त पद को ज्ञात कीजिए। 1, 6, 15, यहाँ पे खाली स्थान है, प्रश्नवाचक चिन्ह 45, 66, 91। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि इनमें क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, या कौन सा यहाँ पे संक्रियाएं लग रही हैं। तो देखिए, 1 + 5 = 6। यहाँ पे कितना हुआ? 6 और 15 + 9। अब यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे भी पता नहीं है। 45 प्लस कितना होगा? 66 हो जाए। 45 + 21 66, और 66 में कितने जोड़े की 91 हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 25 जोड़े जाएँ, 66 + 25 91। अब देखिए, अब इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? ऐसे भी निकाल सकते हो डिफरेंस से। 5 + 4 9, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। 21 + 4 25, इन 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आ गया। यहाँ जो आएगा
9 + 4 13, यहाँ पे क्या होगा 13, तो यहाँ पे +13 किया जाएगा, यानी 15 + 13 इसका यहाँ पे किया जाएगा। 15 + 13 कितने हुए 28। अब देखिए आगे जोड़ के भी देख लीजिए आप, यहाँ पे 13 + 4 17, यहाँ पे कीजिए 13 + 4 = 17, यानी कि 28 + 17 = 45 बन रहे हैं बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा 28। ऐसे आपको जोड़ के देखना है, बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देखिए श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला में आपको यहाँ पे बताना है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में थोड़ा। तो सबसे पहले इसे करेक्ट करते हैं। 2/3 के साथ यहाँ पे एक टर्म और है, कौन सी टर्म थी वो थी 4/7। उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो वापस से पेन चेंज करते हैं। हाँ, अब बताना आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। तो रीजनिंग क्वेश्चनों को आप ही सोल्व करा करो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी। तो मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले ऊपर वाले फिर नीचे वाले देखते हैं। 2 4 यहाँ पे खाली था, 11 और 16। 11 और 16 में कितने बड़े हैं, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, जबकि 2 और 4 में कितना का डिफरेंस है, +2 का। यहाँ पे +2 + 5 का। तो ऐसे कर सकते हैं, 2 का फिर 3 का ऐसे हो सकता है, 2 का 3 का और 4 का ऐसे डिफरेंस। तो 4 + 3 कितने होंगे, यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे 7 + 4 11, 11 + 5 ऐसे ये हो चुके हैं। अब दूसरा टर्म क्या है, नीचे वाला हर। नीचे वाला हर कैसे बन रहा है, 2 तरीके से बन रहा है। देखो 16 से 31 कैसे बनेगा, 16 दूनी 32 -1 31 बन गया, 11 दूनी 22 -1 21 बन गया। यहाँ पे क्या था, 4 दूनी 8 -1 7 बन गया, 2 3 6 2 दूनी 4 -1 3 बन गया। तो यहाँ पे कितना आया 7, तो 7 आ गया यहाँ पे। 7 दूनी 14 -1 यानी कि 13, 7/13 इसका राइट आंसर होगा। तो बता दिया है। दूसरा तरीका भी हो सकता था, ये सिंपल तरीका है इसलिए सिंपल तरीकों का आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी कि देखिए ये लास्ट में ये है, आपको एक एक अक्षर को, मान लो डी है, डी का फर्स्ट अक्षर डी यहाँ पे है, फिर जी है, फिर जे है, फिर एम है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस पे आता है। यानी डी कितने पे आता है, 4 पे, 4 नंबर पे डी आता है, 7 नंबर पे ये आता है, यहाँ पे जे आता है 10 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। यानी +3 3 3 करके बढ़ रहे हैं, 4 3 7 7 3 10 10 3 13 3 16। तो यहाँ पे आएगा 16 नंबर का। 16 नंबर पे क्या होता है, पी होता है 16 नंबर पे। अब पी किस में है, इसमें पी है और इसमें पी है, तो ये दोनों तो हो चुके हैं गलत। अब इन दोनों के बारे में पता करना है। तो नेक्स्ट क्या होगा, या तो लास्ट वाले अक्षर को उठा लो या फिर कोई भी अक्षर को उठा लो। यहाँ पे सी कितने आ पाता है 3 पे, ये कितने आ पाता है 8, ये कितने आ पाता है 13। तो 3 5 8 8 5 13 13 और 5 18 18 और 5 23। तो यहाँ पे 23 नंबर का आएगा जो लास्ट वाला होगा नंबर। 23 पे क्या आता है VW। तो ऐसे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे UV और W कितने पाएगा 23 पे। तो इसका राइट आंसर होगा PKW। तो कोई भी 2 टर्म आपको उठा लेनी है, तो इससे जल्दी क्वेश्चन निकल जाता है, आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो श्रृंखला में पद खोजें। लास्ट में दे रखा है कि इसमें आपको पद को खोजना है। अब देखिए आप कोई भी यहाँ पे अक्षर उठा सकते हो, जैसे ए से ही बिल्कुल आसान है ए। तो ए 1 पे, डी 4 पे, 4 ये कितने पे 7 पे, कितना हुआ 1 + 4 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 3 13 13 और 3 यहाँ पे आ गया 16 17 18 19। यहाँ पे 19वां अक्षर आएगा यहाँ पे। तो 19वां अक्षर क्या होता है एस। तो देखिए एस तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है आपको, ये कुछ ऑप्शन अजीब सा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए इसको राइट करते हैं करेक्शन। इसको हटाकर यहाँ पे एस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ही लिखा हुआ था, तो गलती से ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो एस, तो सीधा आपको पता चल गया कि लास्ट में एस आएगा। किसी में भी एस नहीं है लास्ट में, आपको कोई भी एक टर्म उठा लेनी है और आसानी से पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, लास्ट में एस आ चुका है। तो आप ऐसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। आप फर्स्ट से भी लेते, जेड से लेते, तो 2 बार एन आ रहा है 2 बार टी, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, फिर 2 ऑप्शन बचते। तो ऐसे करना है आपको कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट ना हो, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे अनुच्छेद दे रखे हैं, ये क्या है अनुच्छेद, और यहाँ पे दे रखे हैं अनुच्छेद में क्या है, कौन सा अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद 125 के अंतर्गत क्या है ये आपको बताना है। देखिए अनुच्छेद 125 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 125 में। तो 125 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन, ये है 125 में। नेक्स्ट अनुच्छेद है 127 अनुच्छेद में क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति ये रहा चौथा।
न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ पे है? 127 में। 129 अनुच्छेद में क्या है? न्यायाधीशों के अभिलेखीय न्यायालय। 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 130, अनुच्छेद 130 में क्या बताया गया है? उच्चतम न्यायालय का आसन, इसके बारे में बताया गया है। ये टर्मोलॉजी आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको जब भी किसी टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है तो सिंपल वे में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब भी एग्जाम में टर्मोलॉजी पॉलिटी की यूज की जाती है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही उठाता है जो आप हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले का गए, तो इससे ही मिलान कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है? देखिए, जो देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है या फिर पॉलिटिकली मान लो तो वो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो उच्चतम न्यायालय है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों से क्या ले सकता है? राय ले सकता है। तो यह कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो यह अनुच्छेद 143 में दे रखा है कि जो देश का राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है किसी भी मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 100% आरपीएससी द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीचे क्या है? नीचे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देने रखा है, तो यहाँ पे बताना है सत्य कथनों का चयन करो, ये इसके बारे में पूछा है। तो पहला क्या है? संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं होता है। तो ये बिल्कुल बात सही है, उनका कार्यकाल तय नहीं होता कि 2 वर्ष 5 वर्ष जैसा भी है। 65 वर्ष की आयु पर क्या हो जाते हैं? वो रिटायर हो जाते हैं। कौन? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो रिटायर हो जाते हैं। 65 वर्ष लास्ट उनकी क्या है? वैलिडिटी है, ऐसे मान सकते हो। नेक्स्ट है, वह राष्ट्रपति को लिखित में त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, यदि कोई भी निर्णय लेना हो तो संसद क्या करेगी? एक समिति का गठन करेगी, यानी संस्था बनाएगी। उस संस्था के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्धारित किया जाएगा कि इसको हटाना है या नहीं हटाना है। फिर राष्ट्रपति द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है, 65 वर्ष लास्ट उसकी आयु है। तो इनमें से ऑप्शन देखने हैं 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे 4 और ऐड कर लीजिए, तो चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रक्रिया का कौन सा कथन सही नहीं है? ये यहाँ पे दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि इन कौन सा सही नहीं है कि इस प्रकार न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कथन है कि न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, न्यायाधीश यदि दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार करे तो उसे हटाया जा सकता है। हटाता कौन है? संसद में या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनमें एक विधेयक टाइप या बिल टाइप में पास करवाना पड़ता है। दोनों में से किसी में भी यदि पास करवा दिया, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है, उसे प्रस्ताव भेजा जाता है राष्ट्रपति को, फिर उसे जो भी न्यायाधीश है उसे हटा दिया जाता है। तो हटाने संबंधित प्रस्तावना केवल लोकसभा के 100 सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है। केवल, यहाँ पे जो केवल शब्द है ये गलत है। देखो, लोकसभा में तो यदि लोकसभा में किसी भी न्यायाधीश के प्रति क्या लाया जाता है? बिल लाया जाता है, तो वहाँ पे 100 सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। जबकि वहाँ पे राज्यसभा में किसी भी न्यायाधीश के प्रति जो प्रस्ताव लाया जाता है तो वहाँ पे कम से कम 50 सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। यदि दुर्व्यवहार किया जाए किसके द्वारा? न्यायाधीशों के द्वारा, तो 3 सदस्य समिति का गठन किया जाता है, वो इसकी जांच करती है। इस प्रस्ताव को संसद में विशेष बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों में से किसी एक में भी पारित करके फिर राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति यदि उस पर साइन कर देते हैं तो उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे बी होगा, क्योंकि ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी अर्हता सही नहीं है? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से आपको गलत के बारे में बताना है। जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? देखिए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। उसे किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, ये बात भी बिल्कुल सही है कि कम से कम उसे 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहना चाहिए, वहाँ पे उसे न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए, यानी कि किसी भी उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रह चुका हो। नेक्स्ट है, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों के 10 वर्ष का वकालत का अनुभव। ये बात भी बिल्कुल सही है कि यदि कोई
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे 10 वर्ष तो तक उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में किसी भी हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, 10 वर्ष की जो वकालत का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति का भी मत आवश्यक होता है क्योंकि वही उसकी नियुक्ति करता है कि राष्ट्रपति को पता होना चाहिए या वो जानकारी रखता है, तो वहाँ पे वो चेक करेगा कि हाँ भाई अच्छा जो यहाँ पे व्यक्ति है या नहीं है, न्याय प्रिय व्यक्ति है या नहीं है, तो उसकी जानकारी इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि अहर्ता सही नहीं है, लेकिन ये चारों के चारों सही है यहाँ पे, तो लास्ट ऑप्शन बना सकते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसको आप सही मान लीजिए, ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट वहाँ पे सही दे रखे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, तो इनमें से बताना है कि किसका निधन हो चुका है कार्यकाल के दौरान। तो यहाँ पे पहला है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। जो यहाँ पे फर्स्ट लोकसभा थी, लोकसभा, उसके अध्यक्ष थे कौन, यहाँ पे जीवी मावलंकर। जो पद पे रहते इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। जबकि GMC बालियोगी हैं, वो कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष थे, वो 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। इनकी भी पद पे रहते ही मृत्यु हो गई थी, यानी इन दोनों का निधन ही पद पे रहते हुए कार्यकाल के दौरान हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा C 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ कथन दे रखे हैं और यहाँ पे देखता हूँ क्या है सही है। असत्य असत्य कथन किसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पे टर्मोलॉजी में पूछा है कि सत्य कथन के बारे में, सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो देखिए बुक में ऐसा भी लिखा सकता है असत्य कथन नहीं है, तो आपको वहाँ पे नहीं है, कभी कभार नहीं दिखता है, तो इसलिए वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे है फर्स्ट, संविधान के अनुसार भारतीय संसद के 2 अंग है, लोकसभा व राज्यसभा। देखिए दो वहाँ पे 2 पार्ट है, अंग 2 नहीं है। यहाँ पे अंग कितने हैं, ये गलत हो चुका है, अंग हैं 3। कौन कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। तो यहाँ पे 3 अंग हैं किसके, संसद के। तो नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, बिल्कुल सही बात है। साथ में यहाँ पे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इन 250 के अंतर्गत हैं, यानी कि 238 का तो क्या होगा, यहाँ पे वोट पड़ेंगे, निर्वाचन जो भी यहाँ पे मदपत्ति होती है, कौन सी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, 238 के तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, 12 क्या होंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे 12, प्लस 238 का क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, बिल्कुल सही बात है। जो राज्यसभा सीटें हैं राजस्थान में उनकी संख्या 10 है। तो 2, 3 व 4 सत्य कथन है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम बना देते इसको 2, 3 व 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाकर यूनियन बजट बना दिया। देखिए पहले क्या होता था, पहले रेल बजट अलग आता था और जो आम बजट है वो अलग आता था। कब से, 1924 से क्या होता था, रेल अलग आता था, उसके बाद में आम बजट अलग आता था। उसके बाद में क्या हुआ कि 2017 में मोदी सरकार या केंद्र सरकार द्वारा 2017 में इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, रेल प्लस आम बजट, इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, यूनियन बजट, यूनियन बजट का नाम दे दिया गया। तो 2017 इसका राइट आंसर होगा। 2017 में सरकार द्वारा रेल व आम बजट को मिला दिया गया एक साथ। नेक्स्ट है, संयुक्त बैठक में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा यहाँ पे सत्य नहीं है, मतलब कि असत्य कथन का चयन करना है आपको। यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे गलत कथन है, तो यहाँ पे फर्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें की जा सकती हैं। यह अनुच्छेद किस में बताया गया है, 108 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में आहूत की जाती है। आहूत का मतलब वहाँ पे बैठक बुलवाई जाती है, यानी इनमें से कोई भी कारण हो, विधेयक, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक, तो राज्यसभा और लोकसभा एक साथ बैठते हैं तो उसे संयुक्त बैठक बोलते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को थोड़ा आगे भी और पॉइंट करना चाहिए था। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा,
उपाध्यक्ष लोकसभा द्वारा। यदि ये भी अनुपस्थित हो तो वहाँ पे राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। उपसभापति, सभापति क्यों नहीं करता? क्योंकि सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे सभापति क्या नहीं करता है, यहाँ पे इसकी बैठक नहीं बुलाता है। नेक्स्ट है 1950 से अब तक 3 बार संयुक्त बैठक आहूत की गई हैं। बिल्कुल सही बात है, 1950 से अब तक यहाँ पे क्या की गई है, 3 बैठकें आहूत की गई हैं। पहली 1961 में, दूसरी 1978 में और तीसरी बैठक 2002 में। सामान्य विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में 3 बार बैठकें आहूत की गई हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पे अनुत्तरी प्रश्न को आप चयन कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको बोनस मिलेगा। यहाँ पे मिस्टेक की हुई होती है तो वहाँ पे बोनस मिलता है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे अनुच्छेद दे रखे हैं, साथ में अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है कि किसमें धन विधेयक है, किसमें वित्त विधेयक है। तो आपको इनको मिलान करना है। 110, 112, 111 और 117। जो अनुच्छेद 110 है उसमें क्या है, धन विधेयक। तो ये बिल्कुल बात सही है, अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद 111 में क्या है, विधेयकों की स्वीकृति संबंधित। क्या है, अनुच्छेद 111 विधेयकों की स्वीकृति। विधेयकों की स्वीकृति, बिल्कुल सही बात है। 117 में क्या है, वित्त विधेयक, भारत की संचित पर भारित व्यय संबंधित उपबंध। तो ये चारों ऑप्शन पहले से यहाँ पे जमे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई है ऐसा ऑप्शन? देखो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, चारों के चारों यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यानी आपको धन विधेयक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, यानी सही नहीं का मतलब गलत है। तो देखिए पहला यहाँ पे दे रखा है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो धन विधेयक लोकसभा में ही लाया जाता है। धन विधेयक के बारे में इससे पहले आपको कुछ बता देता हूँ, फिर आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। जो धन विधेयक है राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक है लोकसभा में जब भी वहाँ पे लाया जाता है, उसके बाद में उससे पहले राष्ट्रपति से एक बार स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद में लोकसभा में क्या किया जाता है, लाया जाता है धन विधेयक, और राष्ट्रपति से स्वीकृति देता है या फिर इसे रोक कर रख लेता है। राष्ट्रपति भी कभी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, क्योंकि उसे वापस इस दशा में लौटाने से क्या होता है, धन विधेयक पर कुछ ना कुछ टर्मोलॉजी ऐसी, तो इसलिए राष्ट्रपति कभी भी उसे वापस नहीं लौटाता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में प्रस्तुत होने से पहले भी इस पर क्या ली जाती है, मंजूरी ली जाती है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति आराम से इस पर सहमति दे देता है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो उसी पार्टी के द्वारा बनाया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, सही बात है, पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और बाद में भी अनुमति, बाद में इसे दिया जाता है। धन विधेयक प्रस्तुत करने के बाद, लोकसभा में लाने के बाद राष्ट्रपति को दिया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो इसे रोक लेता है या फिर क्या किया जाता है, देखो राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। ये भी बात इसकी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, गलत बात। राष्ट्रपति कभी भी इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, या तो बिल को रोक सकता है या फिर उसे सहमति दे सकता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1, 2, 3 है, उसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद, राष्ट्रपति अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 अनुच्छेद है, उसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे है कि सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही बात है, सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। ये बात बिल्कुल गलत है। निर्वाचित तो यहाँ पे सही था, लेकिन जो मनोनीत है, मनोनीत सदस्य है, उसमें भाग नहीं लेते हैं, यहाँ पे गलत हो गया है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जो सांसद होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचित किए हुए। दिल्ली में पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे 17वां संविधान संशोधन हुआ, तब 1992 में जोड़ा गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पुदुचेरी है, इनकी विधानसभाओं से क्या लिए जाएंगे, सदस्य लिए जाएंगे, किसके लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकी मिलान करना है, कौन सा यहाँ पे सही है, कौन सा गलत है। तो अनुच्छेद 56, 58, 60 और 72 इनके बारे में आपको बताना है।
तो अनुच्छेद 56 है। अनुच्छेद 56 में क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया जाता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया जाता है, राष्ट्रपति की ये योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। रिट ओब्लिक लैटिन नाम, और यहाँ पे क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो उसे क्या बोला जाता है, हैबियस कार्पस। बिल्कुल सही बात है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन नाम है हैबियस कार्पस। परमादेश को क्या बोलते हैं, मेंडेमस, बिल्कुल सही है। प्रतिषेध को क्या बोलते हैं, प्रोहेबियन। किसको बोलते हैं, प्रतिषेध को, प्रोहिबिशन है, हिबियन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, तो यहाँ पे क्या है, सर्सियोरी। उत्प्रेषण को क्या बोलते हैं, सर्सियोरी। तो ये सारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सही दे रखी है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, सारे सुमेलित हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको निरूपित कर दीजिएगा, क्योंकि आरपीएससी में अब आपको डिलीट करने का प्रश्न मिलेगा, कई प्रश्न मिलेंगे आपको जाने वाले, लास्ट में वो डिलीट ही होंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सभी को पता है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग है, तो किस में उल्लेख है, किस अनुच्छेद में। जो राष्ट्रपति यदि अनुचित कार्य करता है, संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, तो क्या किया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, महाभियोग। जिस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसे महाभियोग बोलते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है राष्ट्रपति के ऊपर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों के कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम होगा, यानी कि कौन सा जो यहाँ पे राष्ट्रपति है किस समय पे था। देखिए, जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे 1962 में क्या बने, राष्ट्रपति बने, और 1967 तक ये रहे। जबकि जो ज्ञानी जैल सिंह है वो 1982 में राष्ट्रपति बने और 87 तक रहे। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया दोनों ने। प्रतिभा पाटिल है 2007 में क्या बनी, यहाँ पे राष्ट्रपति बनी, और 2012 तक ये राष्ट्रपति रही। उस प्रतिभा पाटिल के जस्ट बाद में कौन बने, 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने और 2017 तक राष्ट्रपति रहे। तो इनका कालानुक्रम है 1 2 3 और 4, तो इसका राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित त्योहारों को हिंदू माह के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जहाँ पे इनको व्यवस्थित करना है, कौन सा त्योहार कब आता है। ये आसान, पिछला क्वेश्चन थोड़ा टफ था क्योंकि सारे राष्ट्रपतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आराम से आ सकता है क्योंकि आपको त्यौहार तो याद होंगे ही। नहीं है तो एक बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार जितने भी त्यौहार है हिंदुओं और मुस्लिम त्यौहार हैं, मुस्लिम त्यौहार थोड़े कम पूछे जाते हैं लेकिन हिंदू त्यौहार थोड़े ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा त्यौहार कब है। जो वट सावित्री व्रत है वो कब आता है, बताइए कमेंट में, आप बताइए कौन से महीने में आता है। तो ये महीने में आता है ज्येष्ठ में। ज्येष्ठ की कब आता है, अमावस्या को, अमावस्या को। जो देव जूलनी एकादशी है वो कब आती है, वो भाद्रपद यानी भादवे के महीने में आती है। भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को जलजूलनी एकादशी बोला जाता है। नेक्स्ट है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कब आती है, आप सीधे जानते हैं फरवरी महीने में आती है, जबकि हिंदी महीने के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी को क्या आती है, बसंत पंचमी आती है। नेक्स्ट है अक्षय तीर्था यानी आखा तीज कब आती है, आखा तीज आती है वो आखा तीज चैत्र वैशाख, यहाँ पे आखा तीज आती है वैशाख में, वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो यहाँ पे सारे के सारे बता दिए, तो आप राइट आंसर बता सकते हो इस टाइम पे। तो आपको 12 के 12 महीनों के नाम याद होने चाहिए, जैसे चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवा आसोज कार्तिक मंगसिर पौष माघ और फागन। ये थोड़ा गांव वाली टाइप में ऐसे मैंने बता दिया 12 के 12 नाम, लेकिन आपको 12 के 12 नाम ऐसे याद हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि आप सीधा याद कर सकते हो। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादवा आसोज को क्या बोलते हैं अश्विन, कार्तिक मंगसिर को क्या बोलते हैं माघ शीर्ष, पौष माघ और फाल्गुन, ये महीने होते हैं। सबसे पहले इनमें कौन सा आएगा, चैत्र वैशाख सबसे पहले आएगा, तो 4 नंबर सबसे फर्स्ट में आएगा। तो ऑप्शन देख के सीधा ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कूट असंगत कूट विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे गलत के बारे में आपको बताना है। कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है, कोलायत में। बिल्कुल सही बात है, कपिल मुनि का मेला कोलायत में बढ़ता है। नेक्स्ट है थार उत्सव जैसलमेर, ये यहाँ पे गलत हो चुका है। जो थार उत्सव है वो कहाँ बढ़ता है, थार उत्सव बाड़मेर में, जबकि जैसलमेर में क्या लगता है, मरु उत्सव। तो ये यहाँ पे गलत है।
सीता माता मेला कहाँ? चाकसू जयपुर में, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर में बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, यह कथन किसका है? इस कथन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये जो कथन बोला है लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, महात्मा गांधी द्वारा यह बोला गया है कथन कि लोकगीत हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार हैं। ओल्लू लोकगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, जो विरह के गीत होते हैं या फिर किसी की याद में गाए जाने वाले गीत होते हैं उन्हें ओल्लू बोला जाता है। विरह के गीत के याद या किसी की याद में गाए जाने वाले गीत कौन कौन से हैं? हिचकी गीत, सुपड़ा गीत, कुर्जा गीत, कागा गीत। तो ऐसे कुछ गीत हैं जो किसी की याद में गाए जाते हैं। ऊँट की श्रृंगार के लिए कौन से गीत का इस्तेमाल किया जाता है? घोरबंद। तो वहाँ पे ट्रम भी आती है, मारो घोरबंद चैन खड़ो, ऐसे। जादू टोने टोटके का राजस्थान में कोई भी इसी प्रकार का गीत नहीं है। पनघट पे पानी भरने के लिए पणिहारी गीत का इस्तेमाल किया जाता है। ढोल नृत्य के नर्तकों को विशेष पहचान दिलाने के लिए किसने क्या किया? प्रयास किया। तो यहाँ पे जो ढोल नृत्य है वो कहाँ का है? ढोल नृत्य जालोर का है। किसके द्वारा किया जाता है? ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा पहचान किसने दिलाई? जो ढोल नृत्य है उसकी पहचान जयनारायण व्यास द्वारा दिलाई गई ढोल नृत्य की। पुरुष करते हैं इस ढोल नृत्य को, जिनमें कई जाति है, माली, ढोली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुषों द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट है तेरा ताड़ी नृत्य है, उसके बारे में कुछ संबंध है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ पूछा है उपयुक्त में से सही नहीं है, यानी गलत के बारे में आपको बताना है। बाबा रामदेव जी के यशगान के लिए कामड़ जाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, तेरह ताली को। बिल्कुल सही बात है, तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नौ मंजीरे बाएं पांव पर नहीं, ये गलत बात है, बाएं पांव पर नहीं, यहाँ पे आएगा दाएं। नौ मंजीरे दाएं पांव पर, दो हाथों के कोहनियों पर, यानी दो कोहनियों पर कितने हो गए? 9 और 2 11, और दो हाथों में लेते हैं, यानी 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं तेरह ताली नृत्य में। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे बाएं की जगह दाएं होने चाहिए था। ऐसे आप छोटी छोटी मिस्टेक आप वहाँ पे कर सकते हो। तो दूसरा यहाँ पे क्या होगा? केवल 2 गलत होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ नृत्य दे रखे हैं और जनजातियाँ दे रखे हैं, तो ये बताना है कि कौन सी जनजाति यहाँ पे ये जो नृत्य है उनमें से गलत का चयन करना है। देखिए, जो मांदल नृत्य है गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, सही बात है। हाथीमना भील जनजाति द्वारा, सही बात है। इंडोनी नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा, ये भी बात बिल्कुल सही है। मावलिया नृत्य बंजारा जनजाति, ये गलत है। जो मावलिया जो नृत्य है यहाँ पे वो कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कथोड़ी जनजाति द्वारा। जबकि बंजारा जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? मछली नृत्य। सबसे प्रमुख नृत्य कौन सा है? मछली नृत्य, कथोड़िया जनजाति। तो ये यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे बंजारा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका राइट आंसर ये हुआ, क्योंकि गलत के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है कुचामली ख्याल के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी गलत के बारे में आपको बताना है कुचामली ख्याल में। देखिए, जो कुचामली ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन है आपको पता होना चाहिए। कुचामली ख्याल लच्छीराम, कौन है? लच्छीराम। लच्छीराम की वजह से कुचामली ख्याल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, आप ऐसा मान सकते हैं इसको, यदि आपको याद रह जाए तो। लच्छीराम क्या है? प्रवर्तक हैं किसके? कुचामली ख्याल के। कुचामली ख्याल में क्या क्या होता है कि ओपेरा जैसी होती है और लोक गीतों की प्रधानता होती है, प्रदर्शन खुले मंच पर होती है, स्त्री चरित्र का अभिनय पुरुष पात्र करते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे बातें हैं। साथ में ढोल, शहनाई और ढोलक व सारंगी का प्रयोग किया जाता है। ढोल, शहनाई, ढोलक व सारंगी का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से सही हैं? तो इसका प्रदर्शन खुले मंच पर होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय स्त्री पात्र करती है, ये अभी अभी मैंने बताया, ये गलत है। यहाँ पे स्त्री पात्र ना होकर पुरुष पात्र करते हैं, स्त्रियों का अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता है, सही बात है। ओपेरा शैली में या ओपेरा जैसा होता है, ये भी बात सही है। इसमें किस किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो यहाँ पे ढोल, शहनाई, ढोलक और इसके साथ में एक और था, कौन सा था? ढोलक, सारंगी। हाँ, सारंगी, इनका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? यहाँ पे कुचामली ख्याल में। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तेज कवि जैसलमेर ने रम्मत का अखाड़ा किस नाम से चालू किया? जो तेज कवि थे जैसलमेर के, रम्मत का अखाड़ा किस नाम से चालू किया बताइए? किस, यानी कंपनी का नाम रखा गया था, तो कौन सी कंपनी नाम रखा गया था? देखिए, तेज कवि जैसलमेर के प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति है स्वतंत्रता बावनों,
जो स्वतंत्र बावनों है उनके द्वारा लिखी गई है। स्वतंत्र बावनी, बावनी, स्वतंत्र बावनी सबसे प्रसिद्ध कृति, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रसिद्ध कृति। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, या सर्च कर सकते हो मिशन सरकारी राजस्थान, टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद में। तो तेज कवि ने श्री कृष्ण एंड कंपनी नाम से क्या किया, एक जैसलमेर में अखाड़ा रम्मत का अखाड़ा स्थापित किया श्री कृष्ण एंड कंपनी ने, और इन्होंने स्वतंत्रता बावनों की रचना की, बावनी की रचना की, और इन्हें गांधी जी को भी भेंट किया इन्होंने स्वतंत्रता बावनी को, इनकी जो प्रसिद्ध करती है। चिकल कोथली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, यानी चिकल कोथली कौन सी प्रथा है। तो यहाँ पे जो चिकल कोथली है वो एक वैवाहिक प्रथा है जिसमें वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के लिए जो गहने, कपड़े, मिठाई आदि दी जाती हैं उसे चिकल कोथली कहा जाता है। सॉरी, चिकल, गलती, बार बार थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, चिकनी कोथली कहा जाता है। वैवाहिक संबंध है, देखो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े, मिठाई ये सब कुछ भेजा जाता है, उसे चिकनी कोथली कहा जाता है। यह एक वैवाहिक प्रथा है। नेक्स्ट है, विवाह अवसर पर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे सामेला, ओझण, जानोटन और यहाँ पे मुग्धना ये है। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो विवाह अवसर पर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है, यहाँ पे जानोटन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जानोटन कहलाता है। अब मुग्धना क्या कहलाता है, भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियाँ काम में ली जाती है उसे मुग्धना कहते हैं। आप यहाँ पे लकड़ियाँ, सीधा आप यह ध्यान रख लीजिए, मुग्धना को लकड़ियाँ कहते हैं। सामेला, जब जहाँ पे कहीं आप बारात में गए होगे तो बारात कहीं पे भी रुकी होगी किसी धर्मशाला में या किसी जगह पर, तो उसे सामेला बोलते हैं। सामेला में क्या किया जाता है कि वधु पक्ष के जितने भी वहाँ पे भाई या फिर जो भी होते हैं उनके द्वारा बारातियों का स्वागत किया जाता है, उसे सामेला कहते हैं। बारात स्वागत उसे सामेला कहते हैं सीधा। नेक्स्ट है यहाँ पे ओझण। ओझण क्या होता है, जब फेरे हो जाते हैं, एक तो दहेज होता है और दहेज के बाद दिया जाने वाला दोबारा दहेज, यानी फेरों के बाद का दहेज, उसे क्या बोलते हैं, ओझण कहते हैं। नेक्स्ट है, पगड़ियाँ और अवसरों पर पहने जाने पर उनके बीच में संबंध दिए गए नीचे, तो इनमें से गलत यानी असंगत यानी गलत का चयन करना है। अब देखिए, मोठड़ा पगड़ी दीपावली, यही पहला ही गलत हो चुका है। जो मोठड़ा पगड़ी है वो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है, ना कि दिवाली पर विवाह। जबकि दिवाली के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, वो केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, पहले ही गलत हो चुका है। तो राइट आंसर होगा ये है। मदील दशहरा के समय पर, फूल पत्ती वाली होली के समय पर, और लहरिया सावन में पहना जाता है। ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में ये है लिखा गया है तो टीचर को ये लिखा गया है, और उस कूट भाषा में कैपिटल को क्या लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पे इनको देखना है। देखिए, इन सबसे पहले तो इनमें रिलेशन फाइंड करना है। यदि आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो तो एच का एम बना है, तो यहाँ पे क्या बना है, एच का, यहाँ पे एच का और कुछ बना है, वाई का क्या बना है, डी का क्या बना है, जी का क्या बना है, ई का क्या बना है, ऐसे आपको देखना है। और कैपिटल का क्या बनेगा, इस प्रकार आपको ये देखना है। अब देखिए, एच और एम में क्या संबंध है। ये देखिए, मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो यहाँ पे गलती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 91 का क्वेश्चन था, तो कुछ 91 का जोड़ दिया, कुछ 90 का जोड़ दिया, इसलिए टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसको टाइपिंग एरर को सुधारता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, यह हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल का यूज़ किया गया था उस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया गया है। तो अब इनका संबंध बताना है। तो कई बार ऐसा होता है, यदि प्लस माइनस ना किया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाता है, पी का यह है तो ई का भी है, वो ऐसा मिलता है। तो सी दे रखा है, सी का क्या हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए, सी यहाँ पे बीच में दे रखा है 2, 2, 4, 5वें नंबर पे, 2, 2, 4, 5वें नंबर पे। इसका क्या है, एस, यहाँ पे भी एस दे रखा है। अब यहाँ पे चेक, क्रॉस चेक, टी ई ए, यानी 1, 2, 3 के बाद एस दे रखा है। ए का क्या दे रखा है, प्रिंसिपल में ए नहीं है, तो टी ई ए तीसरे नंबर पे है, तो वी। तो कैपिटल का क्या दे रखा है, या ए का क्या दे रखा है, वी। पी, यहाँ पे पी है, पी का क्या दे रखा है, एम, फिर से पी है, तो यहाँ पे थर्ड लास्ट नंबर में भी एम दे रखा है, तो पी का क्या होगा, एम होगा। आई यहाँ पे दे रखा है, टीचर में नहीं है आई यहाँ पे दे रखा है, तो ई एल, ये थर्ड चौथे नंबर पे पीछे से 1, 2, 3, 4, आई का क्या बनेगा, ओ बनेगा। टी का क्या बनेगा, टी यहाँ पे दे रखा है, टी का बन रहा है एफ, और ए का अभी बताया था, ए का वी बन रहा है, और एल का एल किस में है, ऊपर वाले में एल है,
सेकंड लास्ट वी। तो यहाँ पे इसको देखना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्योंकि ये प्रिंसिपल में कम लेटर्स हैं, इसमें ज़्यादा लेटर्स थोड़े। तो यहाँ पे ये ई की जगह यहाँ पे जो एल है, एल में ऐसे यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये ऐसे कैसे यूज है। तो यहाँ पे मिस्टेक से ये ए एल है यहाँ पे, तो ये गलती से लिख दिया गया है एल ई। एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। अगली बार से क्या करूँगा, पेपर ही लेके आऊँगा क्योंकि टाइपिंग में एरर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि टाइपिस्ट भी नहीं है मेरे पास फिलहाल में। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ए एल होगा यहाँ पे। तो ये मिस्टेक हो गई थी, एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। तो वापस से एल के लिए यहाँ पे क्या होगा, एल के लिए डब्लू होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुकी हैं। और ई के लिए क्या होगा, यहाँ पे डी, ई के लिए ई नहीं है इसमें, कैपिटल ए के लिए वी, ए के लिए वी सही है, आई के लिए एफ, तो यह क्या है वी डब्लू, लास्ट में वी डब्लू, फर्स्ट में एस वी वी डब्लू, सब में वी डब्लू है। तो ये यहाँ पे एस वी के बाद एम, तीनों में एम है। आई के लिए ओ, आई के इसमें से लिया गया था यहाँ पे, तो आई के लिए ओ, तो यहाँ पे ये गलत हो चुका है, ओ भी है। उसके बाद में क्या है, आई के बाद में टी, तो टी के लिए एफ, टी के लिए एफ, तो ये गलत हो चुका है। इसका राइट आंसर ये होगा। इसे सॉरी नेगलेक्ट कीजिएगा, आप खुद यहाँ पे ट्राई कर सकते हो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है क्योंकि 90 और 91 क्वेश्चन में टाइपिंग एरर था, इसलिए वहाँ पे मिस्टेक भी हो गई मेरे से। तो ये इसमें टाइपिंग एरर है, सुधार के टाइपिंग एरर वापस से आपको अपलोड कर दूंगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, यदि मैच कूट भाषा को ये लिखा जाता है और बॉक्स को ये लिखा जाता है, जबकि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मैच करना है आपको। एम एन कितना हुआ, +1, ए बी सी +2, यहाँ पे टी यू वी डब्ल्यू +3, यहाँ पे ऐसे +1 +2 +3 ऐसे हो रहा है। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, बी सी +1, एक्स सॉरी ओ के आगे क्यू, ओ पी क्यू +2, एक्स वाई जेड प्लस मतलब वाई जेड और ए, तो 3 ही हो गए। तो यहाँ पे +1 +2 +3 ऐसे करके लग रहा है। तो ओ के +1, ओ के आगे पी, तो पी किस में पी है, एक में, तो इससे ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यदि आप सीधा सीधा ऐसे करोगे। यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, यदि कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। और देखिए आपको खुद को निकालना है इन रीजनिंग के क्वेश्चनों को, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा गया, KINDLE। अब यहाँ पे लॉजिक लगा के देखिए, तो लॉजिक लग रहा है कि पीछे से लिख रहा है, KINDLE लिख रहा है, तो यहाँ से लिख रहा है KINDLE, उल्टा करके लिख रहा है, तो यहाँ से भी आप उल्टा करके लिखो EXOTIC। तो इसको क्या लिखना है, तो CI ऐसे लिखना है, तो CI इसमें बन रहा है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि जुलाई 2025 में प्रदेश के विकास को गति देने के लिए 3 महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी दी गई। उन 3 नीतियों में शामिल नहीं है, इन 3 नीतियां शामिल की गई है। नीचे 4 नीतियां दे रखी हैं, 14 जुलाई 2025 को ये शामिल की गई थी। तो इनमें से कौन सी नीति नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि वो 3 नीतियां कौन कौन सी थी। देखिए पहली नीति थी राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, इनमें दे रखा, हाँ ये देखिए, ये पहली नीति थी राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। दूसरी नीति थी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, तो यहाँ पे है राजस्थान, ये पहली नीति है। दूसरी राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2। उसके बाद में थी टाउनशिप पॉलिसी 2024 3। तो ये 3 पॉलिसियाँ थी किसके अंतर्गत, प्रदेश को विकास गति देने के लिए 14 जुलाई 2025 को इन 3 नीतियों को शामिल किया गया था। जबकि यह जब मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी है, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला राजस्थान स्टेट ओपन तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया। देखिए जो सबसे पहला वाला राजस्थान का ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया वो हनुमानगढ़ के खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। कहाँ पे किया गया, खुशहाल दास विश्वविद्यालय में क्या किया गया, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, आपराधिक मामलों में गंभीर पीड़ित स्थिति में पीड़ित के पुनर्वास के लिए जयपुर पुलिस ने किस संस्था के साथ MOU साइन किया है। अब देखिए MOU क्या होता है, मान लो कोई भी 2 टीमें हैं आपस में कॉम्बिनेशन करती हैं, तो उसे ही MOU सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हो। मान लो BJP और
जैसे अलग अलग गठबंधनों का मिलकर क्या है एनडीए सरकार बनी, वैसे ही समाज में क्या करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए सरकार अलग अलग संस्थाओं के साथ एमओयू साइन करती है, यानी गठबंधन करती है, उनके साथ मिलकर समाज को और बेहतर बनाने का प्रयास करती है। तो जो जयपुर पुलिस है उसने 40 के साथ मिलकर क्या किया है, एमओयू साइन किया है, जिससे गंभीर पीड़िताओं को क्या किया जा सके, पुनर्वास किया जा सके। नेक्स्ट है असुमिलित युग्म का चयन करना है, पुरस्कार और विजेता। यहाँ पे कुछ पुरस्कार दे रखे हैं और वहाँ पे विजेता का नाम आगे दे रखा है, तो इनमें से गलत के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला देख रहा है CR राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025, तो यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर वी नारायण, ये पहला ही यहाँ पे बिल्कुल गलत है, जो इसको नहीं मिला है। ये पुरस्कार है डॉक्टर वी नारायण को, कौन सा पुरस्कार मिला है यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉक्टर वी नारायण को पुरस्कार मिला है JP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड, JP बिड़ला मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है, डॉक्टर वी नारायण को। जबकि CR राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, डॉक्टर प्रजामित्र युयान को दिया गया है, डॉक्टर प्रजामित्र युयान को दिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देशपांडे को दिया गया है, बिल्कुल सही है। कलिंग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार नितिन गडकरी जी को दिया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। देखिए जो हॉर्नबिल त्योहार है कहाँ का है, नागालैंड का। हॉर्नबिल त्योहार ये पूछ ले तो कहाँ का है, नागालैंड का। नागालैंड राज्य है उसका हॉर्नबिल त्योहार सबसे प्रसिद्ध है, दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। लेकिन हॉर्नबिल का संरक्षण है उसके लिए एक संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, वो किस राज्य में किया गया है, तो यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में हॉर्नबिल का संरक्षण के लिए वहाँ पे एक संरक्षण केंद्र बनाया गया है। कौन से टाइगर रिजर्व में, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसे बनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं, ये अब आपको बताना है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के बारे में। अब देखिए जो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 है 24 जुलाई 2025 को क्या किया गया, इसका अनावरण किया गया। कब, 24 जुलाई 2025 को। यह नीति प्रथम सहकारिता नीति 2002 का स्थान लेगी। कौन सी नीति, जो 2025 वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति है ये 2002 वाली का स्थान लेगी। पहले 2002 वाली नीति चलती थी, अब 2025 वाली आपके पास में नीति चलेगी। 5 वर्षों के भीतर 2 लाख उद्देश्य PACS स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या है कि 2 लाख बहुउद्देश्य PACS स्थापित करना है। PACS यहाँ पे दे भी रखा है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को स्थापित करना है। कितने, नई 2 लाख को स्थापित करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 लाख, ये यहाँ पे गलत है, 5 लाख नहीं 2 लाख, 2 लाख को स्थापित करना है, ये यहाँ पे गलत हो गया। तो यह कथन नीति सहकारिता 2000 का स्थान लेगी, नहीं गलत बात है। ये नीति 2002 वाली नीति का स्थान लेगी। पहले 2002 वाली नीति चलती थी, अब 2005 वाली नीति है। प्रत्येक तहसील में 5-5 मॉडल सहकारी गांव बनेंगे और इस नीति में प्रमुख 6 स्तंभ हैं। और इस नीति में क्या है, सहकारी समितियों की वर्तमान संख्या में 30% की वृद्धि करना इस नीति का क्या है, लक्ष्य है। तो यहाँ पे कौन कौन से कथन सत्य हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 और 4 सत्य हैं, ये दोनों गलत हो चुके हैं। जबकि यहाँ पे इस नीति में मसौदा सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्य टीम द्वारा तैयार किए गए, बिल्कुल सही बात है। और वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्रों में देश की GDP में योगदान को 3 गुना बढ़ाना है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 व 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा किस देश के स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देखिए PM मोदी अपने देश से बाहर गए, तब क्या हुआ, वो किसी देश में गए और वहाँ पे मुख्य अतिथि बन के गए। उस देश की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ थी, तो ऐसा कौन सा देश था, तो इसका राइट आंसर है मालदीव। उस देश का नाम है मालदीव। देखो यहाँ पे जो मोदी जी हैं जुलाई में क्या हुआ, जुलाई 2025 में वहाँ पे गए और वहाँ पे मालदीव की क्या थी, 60वीं वर्षगांठ समारोह थी। तब वहाँ पे क्या हुआ, मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें शामिल किया गया। मोदी जी के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। इन्हें 2024, 25 और 26 में कुछ देशों से सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं, यानी उस देश का हाई एंड ऑर्डर पुरस्कार मिला है। जैसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, इसी प्रकार कई देशों के पुरस्कार मोदी जी को मिले हैं। उन पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे कि यह पुरस्कार मोदी जी को मिला है या नहीं मिला है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए ये क्वालिटी एजुकेशन का टेस्ट था, पिछला वाला टेस्ट सिरेमिक एकेडमी का था।
तो कौन सा आपको बेहतरीन लगा है, जो भी बेहतरीन लगा वो नीचे कमेंट कर सकते हो। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी आप कमेंट कर सकते हो यदि कमेंट ओपन है तो, और नहीं तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट कर देना कि आपको सिरेमिक एकेडमी वाला चाहिए या फिर ये वाला चाहिए। जो टेस्ट नंबर मॉडल नंबर 1 था वो सिरेमिक एकेडमी का था, ये वाला क्वालिटी एजुकेशन का है। तो सिरेमिक एकेडमी का थोड़ा बेहतर लगा है क्योंकि उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। हो सकता है जितने यहाँ पे मैं टॉपिक करवाने का प्रयास करूँगा, जितने हो सकता है एग्ज़ाम का, क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम है KVS NVS का, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन जब भी एग्ज़ाम एंड होगा उसके बाद आपको सीरीज़ पूरी स्टार्ट कर दूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।